साथियों नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुदगल बायोलॉजी में। देखिए, इस चैनल पे हम बात करते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड के बारे में। ठीक है, और आपका एग्ज़ाम है बिल्कुल 9 सितंबर को आपका एग्ज़ाम आ चुका है। आज 6 तारीख है और 7 तारीख से जो है सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। साइंस वालों की बात करूँ तो 9 सितंबर को इनके एग्ज़ाम है और दोनों पारी में इनके एग्ज़ाम है। यानी कि मॉर्निंग की जो शिफ्ट है उसमें आपका जीके का पेपर होगा और जो इवनिंग वाली शिफ्ट होगी उसमें आपका साइंस यानी कि सब्जेक्ट का पेपर होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम जो बात करेंगे वो है कि एग्ज़ाम हॉल की क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से अपने आप को संयमित रखना है। और आगे हम बात करेंगे कि पेपर हल करने का जो बेस्ट तरीका है वो कौन सा है, इनकी कौन से तरीके से आप पेपर को अच्छे से अच्छे सॉल्व कर सकें और एक ही बार में अपना सिलेक्शन जो है श्योर कर सकें। और लास्ट में हम बात करेंगे सेफ स्कोर की, कि आपको कितना जो है पेपर को अटेंड करना चाहिए, किस हिसाब से आपको पेपर को अटेंड करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण निर्देशों की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जो कि आरपीएससी ने जारी किए थे और क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहला निर्देश तो ये है कि आपको जो अपना एडमिट कार्ड है वो अच्छे से देख लेना है। एडमिट कार्ड आपके आज की डेट में जो है वो आ चुके हैं और आपके जारी हो चुके हैं। आपको जो एडमिट कार्ड है वो एसएसओ से निकाल लेने हैं अपने। एसएसओ से जैसे ही आप निकालोगे तो सबसे पहले उसमें जो भी डिटेल्स दी गई है उनको खुद से पहले चेक करना है, उनको वेरीफाई करना है। वेरीफाई में क्या-क्या करना है देखना, सबसे पहले आप अपना नाम देखना है कि आपको नाम सही है या नहीं है। फिर आपको दूसरा डीओ भी देखनी है, फिर आपको अपना फादर नेम देखना है। ये 3 चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि यही 3 चीज़ें हम देखते हैं किसके अंदर, आधार कार्ड के अंदर। जब अपन एग्ज़ाम में ड्यूटी देने जाते हैं तो जो एस्पिरेंट होते हैं, यानी कि जब आप जाओगे तो जो सर खड़े रहते हैं वहाँ पे जो आपको एंट्री देते हैं रूम के अंदर, तो हम जो आधार कार्ड में चीज़ें देखते हैं वो यही चीज़ें मैच करते हैं एक बार के लिए। ठीक है, दूसरा, आपके आधार कार्ड में जो फ़ोटो है वो थोड़ा नवीनतम हो तो बहुत अच्छी बात है और पुराना भी हो तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसमें टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। वहाँ पे जो लोग खड़े हैं वो भी एक ह्यूमन्स ही हैं, तो वो समझ जाते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लेकिन आपके एडमिट कार्ड पे जो फ़ोटो है वो लेटेस्ट होना चाहिए है और जो आप साथ में लेके गए हो वो भी आपका 3 महीने से ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, एडमिट कार्ड के साथ आपको 2 फ़ोटो लेके जाने हैं। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके होने चाहिए, चिपकाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वहाँ पे वो लोग चिपका देंगे। इसके अलावा मैं बात करूँ, आपको अपनी जो आईडी है वो लेके जानी है, यानी कि ओरिजिनल आईडी आपको लेके जानी है। फ़ोटोकॉपी की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको ओरिजिनल आईडी लेके जानी है और उसमें आप अपना आधार कार्ड ले जा सकते हो, पैन कार्ड ले जा सकते हो, पासपोर्ट ले जा सकते हो, कुछ भी ले जा सकते हो। फ़ोटोकॉपी आपको आवश्यकता वहाँ पे नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा जैसे ही आप अपना एडमिट कार्ड निकालोगे तो वहाँ पे दिशा निर्देश दिए गए होंगे, उन दिशा निर्देशों को खुद से भी पढ़ना है। कई बार हम इन छोटी-छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और हम ध्यान नहीं देते हैं। तो आप एक बार खुद से पढ़ लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका 5 मिनट आपको लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। उनको आप खुद से पढ़ लेंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ, मुझसे कोई भी चीज़ छूट नहीं रही है। अगली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको जो पेन लेना है वो बॉल पॉइंट पेन लेना है। ठीक है, जेल पेन आप एग्जाम में नहीं लेके जाएँ क्योंकि बिल्कुल आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। दूसरा, जो आपको पेन होना चाहिए वो ब्लू कलर का होना चाहिए। ब्लैक जो पेन था वो बैन कर दिया गवर्नमेंट ने, यानी कि आप ब्लैक पेन जो है वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। ब्लू ही आपको यूज़ करना पड़ेगा और ब्लू पेन आपको यूज़ करना है तो वो कैसा होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। पारदर्शी मतलब उसमें से चीज़ें आर पार दिखनी चाहिए। ऐसा पेन होगा तो ही आपको अलाउ किया जाएगा एग्जाम में, अदरवाइज आपको पेन भी नहीं मिलेगा वहाँ पे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखनी है पहली एडमिट कार्ड की। दूसरी, 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक, यदि उनका सेंटर होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर आया है, ठीक है, उनका एग्जाम सेंटर यदि होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर आया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यदि उनका आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट आया है उनका सेंटर, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि एक दिन पहले सेंटर पे पहुंच जाना है। जैसे 9 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, 9 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है, तो आप कोशिश करें कि आप वहाँ पे 8 तारीख को ही पहुँच जाएँ। ठीक है, 8 तारीख को पहुँच जाएँ और पहुँचने के बाद आपको क्या करना है कि वहाँ पे जो अपना स्टे करना है, ये कोशिश करें कि आपके यदि आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो होटल ले लें, सस्ती होटल भी मिल जाती है कई बार। और यदि आप होटल अफ़ोर्ड नहीं कर सकते तो किसी धर्मशाला वगैरह में या फिर आप कहीं भी दूसरी जगह रुकें। कोशिश करें कि आप अपने जो रिश्तेदार हैं, जानकार हैं, वहाँ पे ना रुकें। और फिर भी अगर कोई व्यवस्था इनमें से नहीं होती है तो फिर आप वहाँ पे रुक सकते हैं, क्योंकि जो रिश्तेदार या अपने जानकार होते हैं वो कई बार कैसे होते हैं, अलग-अलग तरीके के सवाल वगैरह पूछते हैं। तो फिर हम एक तो पहले ही अपन प्रेशर के अंदर होते हैं और फिर बहुत सारी चीज़ें भी बदल जाती हैं। तो इन चीज़ों से आपको ध्यान रखना है, ये कोशिश करनी है कि एक दिन पहले सेंटर पे पहुँच जाएँ और पहुँचने के बाद उस सेंटर को एक बार नज़र मार के आ जाएँ। जिससे आपको रोड मैप भी आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि किस-किस तरीके से मुझे पहुँचना है, सुबह कहाँ से बैठना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तीसरी चीज़, एंट्री की बात करते हैं। आपको जो एंट्री लेनी है सेंटर में तो 2 घंटे पहले आपको एंट्री शुरू कर दी जाएगी, ली जाएगी। जैसे मैं बात करूँ, आपका पेपर सुबह मॉर्निंग में 10 बजे से है, ठीक है, 10 बजे से है, तो आपको 8 बजे एंट्री शुरू करी जाएगी और 9 बजे एंट्री बिल्कुल बंद कर दी जाएगी। यानी कि 8 से 9 के बीच में ही आपको एंट्री मिलेगी। इसके बाद 9 बजे बाद आपको किसी भी कीमत पे एंट्री नहीं दी जाएगी। यदि आप 9:01 पे भी वहाँ पे पहुँचते हो तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो कोशिश करनी है कि आप सेंटर पे जो है 7:30 से या फिर 7 से 7:30 के बीच में आप सेंटर में पहुँच जाएँ और जैसे ही एंट्री शुरू हो आप सबसे पहले अपनी एंट्री ले लें। ठीक है, ऐसा कोशिश ना करें कि 9 बजे तक एंट्री है तो मैं बिल्कुल 9 बजे ही घुसूँगा एंट्री गेट पे, ऐसा ना करें, क्योंकि आपको अपना टाइम तो निकालना ही है। तो 8 से 9 भी आप यदि अंदर जाके चले जाते हो तो आपका जो रूम का
जो एक हवा रहता है हमारे दिमाग के अंदर, वो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी सारी चीज़ें चेक हो चुकी होंगी, और यदि आप कोई चीज़ आपकी कमी भी होगी तो आप 8 से 9 के बीच में उन चीज़ों को सुधार भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप बिल्कुल एंड टाइम पे पहुँचे और आप जैसे ही रूम के अंदर पहुँचते हो और वहाँ पे टीचर खड़ा है और आपको बताता है कि इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स में ये कमी है, तो फिर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बच जाता, जिससे आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इस तरीके से आपको एंट्री ले लेनी है। आगे मैं बात करूँ, जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो किसी भी प्रकार का आपको रिवीजन वगैरह वो सारी चीज़ें नहीं करनी है, यानी कि कोई भी बुक्स वगैरह आप अपने साथ नहीं ले जाएँ किसी भी प्रकार की, ठीक है। क्योंकि अब तक जो आपको पढ़ना था वो आप पढ़ चुके हैं, वो आप पढ़ चुके हैं, कुछ भी नया पढ़ने की तो क्या किसी भी प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो फर्स्ट पेपर होगा आपका और सेकंड पेपर के बीच में जो गैप होगा उसमें आप थोड़ा-सा ज़रूर शॉर्ट नोट से रिवीजन कर सकते हैं, यानी कि जो भी आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं, जो आपने छोटी-छोटी चीज़ें बनाई होगी, उनको आप एक बार के लिए देख सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ जाएँगे, जैसे 9 बजे आपकी एंट्री बैन हो जाएगी, उसके बाद 9 से 10 के बीच में आपको होगा क्या वहाँ पे, वैसे तो जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो आपस में बात नहीं करते, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे एस्पिरेंट आ जाते हैं वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो बोलते हैं क्या, तो वो दूसरे लोगों को डिमोटिवेट करने का काम करते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचना है, उन पे ध्यान नहीं देना है, उनसे किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं निकालनी है आपको, किसी भी प्रकार की रिश्तेदारी वहाँ पे निकालने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपना चुप बैठ जाना है सीट पे जाके, किसी भी प्रकार की चीज़ों को आपको इधर-उधर ध्यान भटकाने की आवश्यकता नहीं है। किसी से बहस नहीं करनी, किसी से डिस्कशन नहीं करना। जो आपका वीक्षक है, यानी कि जिनकी ड्यूटी लगी है, जिन सर की ड्यूटी लगी है आपके रूम के अंदर, उनसे किसी भी प्रकार की बहस ना करें। जो भी चीज़ें हैं उनको ईज़ी गोइंग होने दें थोड़ा-सा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कब, ये कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है, ये आपको पेपर के पहले आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे एडमिट कार्ड ले गए आप, सेंटर आपने देख लिया, एंट्री आपने ले ली, किसी प्रकार की किताब वगैरह आपको नहीं ले जानी है, और अपने पेरेंट्स के साथ यदि आप जा रहे हैं तो जो चीज़ें हैं उनको बाहर ही आप उतार के चले जाएँ। किसी भी प्रकार का आभूषण आप ना पहन के जाएँ, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि देखो अभी क्या बारिश का मौसम है, अभी क्या है बारिश का मौसम है और बहुत जगह बारिश पड़ भी रही है, रेड अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो आप क्या करें कि सेंटर पे लगभग 7 बजे आप पहुँच जाएँ। इससे क्या रहेगा, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी किसी भी प्रकार की, और आप सेंटर पे जो है टाइम से पहुँच भी जाएगी, क्योंकि बारिश में हो सकता है वाहन भी ना मिले या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो कि आपको ध्यान रखने हैं अपने। जैसे ही आप एंट्री ले लेंगे उसके बाद अपना काम शुरू होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन पेपर सॉल्व किस तरीके से करना होता है। तो देखिए आपको पता है कि आपका जो सुबह वाली शिफ्ट में है वो जीके का पेपर है, ठीक है, इसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। दूसरा सेकंड जो पेपर है आपका वो 3 बजे से है शायद पेपर, और वो आपका साइंस का पेपर है, ठीक है, और इसमें आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, और ये जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो 200 नंबर का बनेगा, और ये आपका बनेगा 300 नंबर का। टोटल आपकी मेरिट बनेगी 500 मार्क्स में से, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। अब बात करते हैं देखिए कि पेपर को सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखिए पेपर सॉल्व करने के क्या होता है, बेसिकली 2 तरीके होते हैं। एक तरीका ऐसा होता है कि जो आपकी मजबूत सब्जेक्ट है, यानी कि जिस जिस विषय में आप बहुत अच्छे से हो, जो आपकी स्ट्रॉन्ग है उसको आप पहले करें। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि पेपर के फर्स्ट क्वेश्चन से आप शुरू कर रहे हैं और 100 क्वेश्चन तक या फिर 150 क्वेश्चन तक आप लेके जा रहे हैं अपने सिस्टम को, ठीक है, पेपर को सॉल्व करने के दौरान। तो तरीके दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है आजकल कि पहले ऐसा होता था कि जो पोर्शन है वो अलग-अलग बटे हुए होते थे। जैसे कि इतिहास के क्वेश्चन हैं तो सारे इतिहास के ही आ रहे हैं, ठीक है। फिर भूगोल के हैं तो सारे भूगोल के ही आ रहे हैं। ऐसे ही हम सेकंड पेपर में बात करें तो यहाँ पे क्या होता था कि जैसे एक बार में आपके भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन हैं तो एक से शुरू हो गए तो भौतिक विज्ञान ही चल रही है आपकी 43 क्वेश्चंस तक। लेकिन इस बार क्या हो गया, ये पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया है। जो क्वेश्चन है वो मिक्स हो जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन फिजिक्स का है, फिर एक टीचिंग मेथड का डाल दिया, फिर अगला केमिस्ट्री का आ गया, फिर बायोलॉजी का आ गया। तो वहाँ पे ये वाली जो चीज़ है ये थोड़ी सी काम नहीं करती। सबसे बढ़िया तरीका है वो क्या है देखना, आपको सबसे पहले ओएमआर शीट मिलेगी, ठीक है। ओएमआर शीट जैसे ही आपको मिल जाती है तो उसमें जो आपको पूर्ति करनी है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपका रोल नंबर होता है। यदि आपने रोल नंबर ठीक भर दिया फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात आपके सामने नहीं आने वाली है। सबसे मेन होता है रोल नंबर। यदि आप रोल नंबर गलत भर देते हो तो आपके 5 नंबर वहाँ पे काट लिए जाएंगे, 5 अंक आपके काट लिए जाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे ही आप रोल नंबर अपना सही भर देते हो फिर आपने पेपर की जो सील है उसको खोला, खोलने के बाद आप जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, और पहला क्वेश्चन जो है आपको जैसे ही आपने प्रश्न पढ़ा और प्रश्न पढ़ने के बाद ऑप्शन आपके दिमाग में सीधा क्लिक हो गया कि इसका ऑप्शन तो ए होगा, इसका ऑप्शन सी होगा, बी होगा, जो भी आपका ऑप्शन होगा तो उस पर आप क्या करते हैं, बिल्कुल टिक कर दें। फिर दूसरा क्वेश्चन आपने पढ़ा और दूसरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके सामने आता है कि यार ये मैंने पढ़ा तो है लेकिन मुझे कुछ इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, तो आप उसको एक बार के लिए ऐसे गोला कर दें। दूसरे नंबर क्वेश्चन को आपने ऐसे गोला कर दिया। फिर तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आप जाते हैं और आपको पता लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो मेरा बिल्कुल ही आउट ऑफ है, यानी कि इसको मैं पढ़ के ही नहीं आया, ये पोर्शन मैंने छोड़ दिया था। मान के चलिए फिजिक्स छोड़ के गए थे और फिजिक्स का ही वो क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको बिल्कुल वहाँ पे क्रॉस लगा देना है कि ये मुझे पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ते हुए चौथे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आता है और उस क्वेश्चन में आप देखते हो कि यार इस पर मुझे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, तो उसको भी आप एक बार के लिए क्या कर सकते हो, गोला कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको बिल्कुल एक बार जो पेपर है वो पूरा 100 क्वेश्चंस तक पढ़ लेना है, या फिर मैं बात करूँ 150 क्वेश्चंस तक आपको सब्जेक्ट में वो पेपर पूरा कंप्लीट पढ़ लेना है, ठीक है। जैसे ही आप पढ़ते हुए जाओगे तो जो आपने ऐसे क्वेश्चन थे जो आपने वन टिक में क्लिक हो रहे थे, ठीक है, वन क्लिक में जो है वो टिक हो रहे थे, सही आंसर उनका लग रहा था, उनको आपको अलग निकाल देना है। जैसे मान के चलिए आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, उसमें 150 का मैं बात करूँ, 150 में से आपके 70 क्वेश्चन वहाँ पे जो है वो सही हो जाते हैं, ठीक है। वन टिक में आप कर देते हो 65 से 70 क्वेश्चन, तो उनको तुरंत आपको क्या कर देना है, OMR के अंदर फिल कर देना है, ठीक है। ये आपके बिल्कुल करेक्ट वाले ऑप्शन होंगे,
आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो 70 क्वेश्चन है यही आपके आगे क्या लेके जाएंगे, मेरिट लेके जाएंगे। और आपके जो OMR में आपने फिल कर लिया तो आपका जो प्रेशर है वो जो दिमाग के अंदर आएगा कि यार मुझे अभी तो OMR और भरनी है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा यहाँ से। तो OMR भी आप तुरंत की तुरंत भर लें साथ के साथ, जिससे ज़्यादा आपके सामने प्रेशर क्रिएट ना हो बाद में। ठीक है, अब बात करते हैं हम ये जो क्वेश्चन थे जो हमने बिल्कुल क्रॉस कर दिए थे, यानी कि इनको तो बिल्कुल खोलना ही नहीं है, ध्यान ही नहीं लेना इनके ऊपर। हम बात करते हैं कि जहाँ पे हमने जैसे क्वेश्चन को गोला किया था, जिन क्वेश्चन को गोला किया था, इन क्वेश्चंस में क्या करना है आपको, जो कैलकुलेटेड रिस्क है वो लेनी है। कौन सी रिस्क लेनी है, कैलकुलेटेड रिस्क लेनी है। कैलकुलेटेड रिस्क क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब क्या होता है कि यदि इनमें आपसे किसी भी प्रकार का फैक्ट पूछा जाता है या किसी भी प्रकार की तारीख आपसे पूछी जाती है, ठीक है, तारीख आपसे पूछी जाती है, फैक्ट पूछा जाता है, तो इनको बिल्कुल काट दें, इनको आप क्रॉस ही कर दें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं इनमें तुक्का नहीं लग सकता किसी भी प्रकार से। ठीक है, इन चीज़ों को आप हटा दें। दूसरा, यदि आपसे इन क्वेश्चन में ऐसा है कि ये आपका कमज़ोर वाला भाग था, यानी कि ये जो सब्जेक्ट थी आपकी कमज़ोर थी, और कमज़ोर थी या फिर कोई यूनिट आपकी कमज़ोर थी या कोई पोर्शन आपका कमज़ोर था या कोई टॉपिक आपका कमज़ोर था, तो उसको भी आप काट दें, यानी कि यहाँ पे भी आपको रिस्क लेने की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती। फिर हम बात करेंगे कैलकुलेटेड रिस्क जो है वो बेसिकली ली कहाँ जाती है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैलकुलेटेड रिस्क कहाँ ली जाती है। तो देखना, कैलकुलेटेड रिस्क किस में ली जाती है, कंसेप्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं। कौन से क्वेश्चन होते हैं, कंसेप्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, यानी कि समझ वाले जो प्रश्न होते हैं, उनमें जो है रिस्क ली जाती है। दूसरी मैं बात करूँ जो कथन वाले क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जहाँ पे 4 कथन दिए होते हैं और ये पूछा जाता है कि कौन सा कथन सही है, कौन से कथन सही है। तीसरी जो कैलकुलेटेड रिस्क की जाती है वो ली जाती है जिसमें आपकी समझ बहुत अच्छी है या जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। वहाँ पे आप क्या उस क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे तो हो सकता है आपका जो अचेतन मन है उसके अंदर कहीं ना कहीं उसका आंसर छुपा हुआ हो, या फिर कोई शब्द ऐसा आपकी पकड़ में आ जाए कि जिससे उसका आंसर जो है वो बन रहा हो। तो यहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं, फैक्ट होती है, तारीख होती है, या जो पोर्शन आपका कमजोर है वहाँ पे आपको भी कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेनी है। कैलकुलेटेड रिस्क जो ली जाती है वो इन चीज़ों में ली जाती है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसके बाद अगली जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इन क्वेश्चन को आपको इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। अगली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखना है आपको, कि ओवर कॉन्फिडेंस में कभी भी नहीं आना है। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में आपको नहीं आना। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना इसका मतलब क्या है, मान के चलिए पेपर आपका क्या आ जाता है, बहुत ज़्यादा ईजी आ जाता है, बहुत ज़्यादा सरल आ जाता है। तो अभी जो हुआ पटवारी का एग्जाम हुआ था उसमें आपने देखा था कि बहुत ज़्यादा जो लोग थे वो 120 130 तक क्वेश्चन वहाँ पे जो है अटैम्प्ट करके आ गए। तो हुआ क्या कि उनको वहाँ पे लग रहा था कि अब मेरे ज़्यादातर क्वेश्चन सही हैं क्योंकि पेपर ईजी लग रहा था उनके, लेकिन जैसे ही वो बाहर आए तो उनके नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो गए। तो यही प्रॉब्लम होती है कि पेपर हमें ईजी लगता है लेकिन एक्चुअल में वो ईजी होता नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओवर कॉन्फिडेंस में आपको अपना आपा जो है वो नहीं खोना है, अपने आप को बिल्कुल संयमित रूप से रखना है। कैसे रखना है, बिल्कुल संयमित रूप से रखना है, बिल्कुल तसल्ली से, आराम से सारे प्रश्नों को आपको पढ़ना है और पूरी जी जान आपको उन प्रश्नों पे लगा देनी है। ठीक है, यदि मान के चलिए पेपर कैसा आ जाता है, कठिन आ जाता है, पेपर कैसा आ जाता है, कठिन आ जाता है, तो यहाँ पे आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, पहली चीज़ तो। ठीक है, घबराना नहीं है। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है कि जो कठिन है वो पूरे राजस्थान के लिए कठिन है, ये चीज़ आपको ध्यान में रहनी चाहिए कि जो राजस्थान सॉरी जो पेपर कठिन आया है वो केवल आप अकेले के लिए नहीं आया, पूरे राजस्थान के लिए पेपर कठिन आया है। अब आपको संयमित किस तरीके से रखना है अपने आपको वो मैं बता देता हूँ। जैसे मान के चलिए 2022 वाला एग्जाम था, आपको याद होगा 2022 का एग्जाम था, जो भर्ती हमारी हुई है इससे पहले वाली, उसमें क्या हुआ था कि जो जीके वाला पेपर अपन सुबह वाली शिफ्ट में मॉर्निंग शिफ्ट में देने गए थे, सेम चीज़ थी, यानी कि दोनों शिफ्ट में अपना पेपर था। जैसे ही हम मॉर्निंग वाली शिफ्ट में पेपर देने गए तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही हमें OMR शीट दी जाती है, OMR शीट अपन भर ही रहे थे और पेपर बटा ही था कुछ सेंटर पे, इतने में खबर आ जाती है कि पेपर क्या है, लीक हो गया। पेपर क्या हो गया, लीक हो गया। अब पेपर लीक हो गया, जैसे ही ये खबर सुनी सबने, तो एक बार तो धक्का सा लगा, क्योंकि हम इतनी मेहनत करके मैं गया था वहाँ पेपर पे और 1 साल तक मैंने मेहनत की, तो पता लगा कि पेपर तो लीक हो गया और उस पेपर को तुरंत क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अब हुआ क्या, जैसे हम सेंटर से घर आ गए तो अगली जो शिफ्ट थी हमारे उसमें किसका था, सब्जेक्ट का पेपर था, साइंस का पेपर था। तो अब आप सोचिए एक बच्चा है जो अच्छे से मेहनत करके गया है, जो अपने आप को संयमित नहीं रख सकता, वो क्या करेगा, यहाँ पे घबरा गया, और घबराने के बाद यानी कि उसको मेंटल प्रेशर आ गया, उसके ऊपर प्रेशर आने के बाद वो घबरा गया, और घबराने के बाद बहुत से बच्चे ऐसे थे जो साइंस का पेपर देने ही नहीं आए, सब्जेक्ट का पेपर देने ही नहीं आए, या कुछ ऐसे थे जो सब्जेक्ट का पेपर देने भी आए थे वो अपने आप को संयमित नहीं रख पाए, क्योंकि उनके दिमाग में वही चीज़ चल रही थी कि मेरा तो पेपर ख़राब होगा क्योंकि मेरे जीके वाला पेपर जो है रद्द हो गया, या कुछ लोग ये भी सोच रहे थे कि यदि जीके का पेपर लीक हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है साइंस का पेपर भी लीक हुआ होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हुई थी, लेकिन मैंने अपने आप को किस तरीके से रखा, बिल्कुल संयमित रूप में रखा। वहाँ पे कई सारे लोग जो हैं जो क्लास के अंदर अपन बैठते हैं तो बहस भी कर रहे थे आपस में, कुछ जो बच्चे हैं वो बहस भी करते हैं, कुछ अपना पक्ष भी रखते हैं, लेकिन मैंने किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया उनकी, मैं केवल अपनी सीट पर अच्छे से बैठा था। बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यदि ऐसी कोई भी घटना घट जाती है तो आपको अपने आप को बिल्कुल कैसे रखना है, संयमित रूप से रखना है, ध्यान से रखना है आपको। ठीक है, घबराना नहीं है, किसी भी प्रकार की चीज़ों से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। तो पेपर यदि कठिन आ जाता है तो डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सबके लिए कठिन है। सरल आ जाता है तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है बिल्कुल भी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आगे हम बात करते हैं, तो देखिए अभी आपका जो एग्जाम है वो हुआ नहीं है, तो उससे पहले सेफ स्कोर बताना बिल्कुल भी गलत बात होगी, तो मैं बता भी नहीं रहा हूँ आपको सेफ स्कोर, लेकिन यदि मैं एक हल्का सा आइडिया दूँ,
ठीक है। आइडिया यानी कि आप एग्जाम में बैठें तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जो हमारा मिनिमम स्कोर है, ठीक है, मिनिमम स्कोर या फिर जिसे अपन कहते हैं क्वालिफाइंग जो स्कोर है, वो जनरल के लिए 40% और कैटेगरी के लिए 35% जो है वो गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है। तो इतने क्वेश्चंस तो आपको करके ही आने हैं यदि आपको सिलेक्शन लेना है। तो अगर पेपर बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, बहुत ज़्यादा कठिन आ जाता है, तो आपने कई बार देखा होगा कि 40% पे ही सिलेक्शन हो जाता है। जैसे वीडियो का एग्जाम हुआ था, कंप्यूटर अनुदेशक का पेपर हुआ था, उसमें आपने देखा था जिसके 40% मार्क्स आ रहे थे उसका सिलेक्शन हो गया था। पिछली बार मैथ में भी ऐसा हुआ था कि जिसके 40% मार्क्स आ रहे थे उसका सिलेक्शन हो गया था। तो कई बार पेपर इतना टफ बना दिया जाता है कि जिसके 40% यानी कि जो मिनिमम स्कोर होता है, क्वालिफाइंग जो स्कोर होता है, उस पर भी सिलेक्शन हो जाता है। और यदि मान के चलिए पेपर बहुत ज़्यादा ईजी भी आ जाता है, एक बार के लिए मान लेते हैं कि पेपर बहुत ज़्यादा ईजी आ जाता है, तो फिर भी आपको 50 से 55% से ज़्यादा नंबर आपको नहीं लाने हैं। इतनी ही कट ऑफ इसकी मैक्सिमम जाएगी, चाहे पेपर कितना ही सरल आ जाए। तो इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की आवश्यकता नहीं है। दोनों ही सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ अलग अलग, यानी कि पेपर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ और पेपर सेकंड की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। दोनों में 50 से 55% से ज़्यादा क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इतने मार्क्स से ज़्यादा आपको नहीं लाने हैं, क्योंकि यदि आप इससे ऊपर बढ़ेंगे, इससे ऊपर यदि आप बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके जो क्वेश्चन है वो नेगेटिव मार्किंग होगी, और नेगेटिव मार्किंग होगी तो आप सिलेक्शन में ऊपर की बजाय कहाँ जाओगे, नीचे आ जाओगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको टारगेट क्या रखना है कि मेरा सेफ स्कोर के अंदर में आ जाऊँ, यानी कि 40% और 35% मार्क्स मेरे आ जाने चाहिए। उसके बाद यदि आप रिस्क लेना चाहते हैं तो 10 से 15% पे ही आप रिस्क लें। इससे ज़्यादा यदि आप जाते हो, 20 से 25% पर रिस्क जाते हो, तो सीधी सी बात है कि वहाँ पे आपके क्वेश्चन गलत होने ही होने हैं, निश्चित बात है। और उस फिर आप कहाँ आ जाओगे, नीचे की तरफ आ जाओगे। ठीक है, जो सिलेक्शन होता है वो 50 से 55% पे ही हो जाता है। फिर भी यदि और भी पेपर ज़्यादा सरल आ जाता है, जो कि ऐसा होगा नहीं, आरपीएससी का सरल पैटर्न अपना नहीं रही है, लेकिन फिर भी यदि पेपर सरल आ जाता है तो आप थोड़ा सा और ऊपर अपने आप को बढ़ा सकते हैं। ये मैं किसी प्रकार की चीज़ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन स्ट्रांगली मैं ये कह रहा हूँ कि आपको इतने मार्क्स तो लाने ही लाने पड़ेंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो आपके आने ही चाहिए। यदि क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आए तो फिर वैसे ही आपका सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे आपके कितने ही नंबर आ रहे हो। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आप सबको शुभकामनाएं दे रहा हूँ। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैंने आपकी जो है जितनी मदद मुझसे हो सकती थी उतनी मदद मैंने की है, आगे भी मैं मदद करूँगा। इसके अलावा यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है आपकी, तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपके पास मेरा नंबर भी है 8949073931। ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। कॉल करने की आवश्यकता नहीं है, मैं व्हाट्सअप या टेलीग्राम पे आपका क्या कर दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो आप जैसे ही यहाँ पे मैसेज करेंगे तो आपको तुरंत जो क्वेरी है या कोई भी आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। और इसी के साथ मैं आपके बेस्ट ऑफ लक आपके लिए विशेष कर रहा हूँ। ठीक है, और जो है भगवान से मैं दुआ करूँगा कि आपका जो है सिलेक्शन हो जाए, जो आपने सपने देखे हैं वो सपने आपके ज़रूर पूरे हों, और आप अच्छे से मेहनत करें। फिर भी जो एग्ज़ाम है नहीं होता है यदि आपका इसमें सिलेक्शन, तो आप आगे चल के जो अगली भर्ती आ रही है उसके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको सोचनी नहीं है, क्योंकि जो नियति में लिखा हुआ है, यानी कि जो किस्मत में लिखा हुआ है, वो आपको 100% मिल के रहेगा, और जो नहीं लिखा हुआ आपकी किस्मत है वो आप कितना भी जोर लगा लें वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हमारा काम है कर्म करना। ये हमें पता नहीं है कि क्या चीज़ हमारी किस्मत में है या किसी क्या किस्मत में नहीं है, और इसके लिए हम छोड़ दें इन चीज़ों को तो फिर भी गलत बात हो जाएगी। तो आपको अपना जो कर्म है वो करते जाना है, बाकी आपको किस्मत पे छोड़ देना है। तो ये छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके अलावा देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।